हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है सबके? आ गए सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? क्या नया है? गुड इवनिंग। ओके, ठीक है भाई। हाँ जी, साइंस की क्लास विनोद मॉर्निंग में होती है 11 बजे। रीजनिंग की क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी, आज मोदी जी का बर्थडे भी है और आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी है। हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग के हालचाल कैसे हैं? हाँ जी, चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास आज की। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, मतलब आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर सब लोग जल्दी से बता दो। फिर इसके बाद ये कल जो मैंने आपको टाइप करवाया था सेम वही वाला क्वेश्चन है। इसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो करो जल्दी से, इसको आंसर बता दो जल्दी। हाँ जी, सब लोग टाइम पर आ गए? चलो एक बार सब लोग प्रेजेंट लिख दो जरा जल्दी से। बाकी सब लोगों को एक एनर्जी दिख जाए आप लोगों की। प्रेजेंट लिखो फटाफट और फिर आंसर दे दो मुझे इसका। इसके बाद फिर नए क्वेश्चंस करेंगे हम आज आगे। करो जल्दी। प्रेजेंट लिख दो और लाइक वाला बटन दबा दो। खत्म काम आपका, बाकी काम फिर मेरा है। ओके, ठीक है भाई। ओके, चलो देखो, बहुत अच्छे। देखो इधर, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20% कम में खरीदा होता और 640 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। जो कल नहीं थे उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अभी बस देख लो, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो इसके आगे से जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो समझ में आएगा। ये 120 हो गया। अगर 20% कम में खरीदते मतलब 80% पर, और इसमें 30% का लाभ होता, तो 80 का 30% अगर हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो 80 का 30% कितना होता है? 24। 24 आप इसमें जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा 104, है ना? तो पहले और अब में कितने का अंतर आ गया है? दोनों में डिफरेंस आ गया है 16% का। ओके, दोनों में डिफरेंस है 16% का, और दोनों में कितने रुपए के कारण डिफरेंस आया है? 640 का। सॉल्व करोगे आपका आंसर 4000 आएगा, है ना? तो कल हमने जो क्वेश्चन सीखा था उसी पर बेस्ड है ये। आपका आंसर आएगा डी, 4000। कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, चलो सबका आंसर आ गया है। ओके, चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आज हमारा टाइप नंबर 16 है। इसमें थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं और थोड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना? आपको अच्छा लेवल लगेगा इन क्वेश्चंस का, टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस है, मजा आएगा इनको करके। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, डोंट वरी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की चैनल पे जाओ, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? अच्छा अरुण, थैंक यू भाई। अच्छा, चलो देखो, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि उन्हीं आमों के प्रति नग 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता है। प्रथम स्थिति के अनुसार आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो,
आपको यहां पे क्या क्या बोला है, सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, क्रय मूल्य लेंगे, और क्रय मूल्य ऑलवेज हमेशा 100% होता है। फिर इसे बेचा गया, इसे बेचा गया तो हम ये ले लेंगे सेलिंग प्राइस 1 वाला, और पहले से 20% लाभ पर बेचा गया मतलब 120। अगर 1 रुपए, हर आम की कीमत अगर 1 रुपए बढ़ा दी जाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट 40% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम कर दें तो ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 2, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा, है ना। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बस यहां पे, कि पहले आपका प्रॉफिट 120% था, अब आपका प्रॉफिट 40% है, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया है, आप कहेंगे सर यहां पे प्रॉफिट बढ़ रहा है 20%, और ये प्रॉफिट किसके कारण बढ़ रहा है, क्योंकि आपने हर आम का प्राइस 1 रुपए बढ़ाया है, तो हर आम पर 20% प्रॉफिट ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 रुपी। ठीक है, सो 20% की वैल्यू अगर 1 है तो आप 20 से डिवाइड करोगे, अगर यहां पे आपने 100 से मल्टीप्लाई करा, मतलब हर आम की कीमत, जो क्रय मूल्य था हर आम का वो कितना था, 5 का। अगर आप इसी क्वेश्चन में ऐसा कर दोगे कि एक अगर 20% है तो 120% क्या होगा, तो इससे आपको मिल जाएगा कि पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है, 6, तो ये 5 आएगा। पहले वाला विक्रय मूल्य 6 है, 1 रुपए बढ़ाओगे, बाद वाला मूल्य कितना हो जाएगा, 7। जो पूछेंगे उसका आंसर आराम से दे सकते हो। प्रथम स्थिति के अनुसार आम का विक्रय मूल्य क्या था, तो खरीदा 5 में था और पहले हम उसे 6 में बेच रहे थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 6 रुपीस। बताइए समझ में आया? अभी नहीं है भाई लास्ट क्लास, अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन और चलेगी क्लास अपनी। बताओ जल्दी, समझ में आया है ना? एक बार और बता रहा हूं मैं, पहले आपको पता है इसमें कुछ भी नया नहीं है, हर चीज का प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है। पहले आपने 20% लाभ पर बेचा मतलब 120 हो गया, फिर आपने उसी चीज को 40% लाभ पर बेचा तो 140 हो गया, तो आपका प्रॉफिट 20% से 40% हो गया, मतलब 20% बढ़ गया। किसके कारण? क्योंकि आपने 1 रुपए बढ़ाया, तो 1 रुपए जो बढ़ा वो 20% के कारण बढ़ा, तो 100% क्या है ना। देखो आप डायरेक्ट 120 भी रख सकते थे, मैंने आपको जस्ट करके बताया। अगर 100% रखोगे तो यहां पे उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, अगर 120% रख दोगे तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगी, 140% रख दोगे तो सेकंड वाली सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जो रखोगे वो मिलेगा, ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया है कि यहां आप जो रखोगे वो मिलेगा। तो आपसे बोला है सेकंड वाली सेलिंग प्राइस बताओ, दूसरा वाला विक्रय मूल्य बताओ, तो आंसर कितना आएगा आपका, 6 रुपए। ओके है? बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत? ओके, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, मैंने दो से 3 बार तो रिपीट कर दिया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से पढ़ना। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने जरा सा भी रीड करने में लापरवाही दिखाई तो आज वो कहावत हो जाएगी, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाली बात है आज। ठीक है, चलो अच्छे से बस पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा तो एक बार में समझ में आएगा, और अगर प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा तो आप रिपीट लिख लिख के थक जाओगे। इसलिए प्रश्न पढ़ने पर ध्यान दो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आप अच्छे से पढ़ो जैसे इसको। ओके, चलो देखिए इधर, एक व्यक्ति 100 रुपए में कुछ सेवफल खरीदता है और सेवफलों की कीमत का 20% यातायात पर खर्च करता है। 60% सेवफलों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेचा गया और शेष को क्रय मूल्य के आधे पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जिनमें आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, है ना। 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन को ध्यान दें और थोड़ा सा मेरा ध्यान कमेंट पे मत भटकाओ, इधर ध्यान दो। यहां जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात पूछें, आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इधर उधर की बातें ना करें। मैं आपको इधर उधर की बातों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लाइव क्लास है, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम, है ना। इसके बाद भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर लिखे जाओ जो लिखना है। देखिए
आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां एप्पल्स की कुछ संख्या मान लो, तो माना हमारे पास कितनी सेवफलें हैं, 100। ये आपको नहीं दिया है। दूसरा, आपके पास यहां पे उसका कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है, तो आप उसको मान लो 1 रुपए। तो अगर 100 सेवफलें हो और हर सेवफल 1 रुपए की हो, मतलब आपके पास टोटल जो सामान है वो कितने रुपए का है, 100 का। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी क्वांटिटी और उसका प्राइस, उसका मूल्य कभी नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से संख्या माननी है और उसका प्राइस मानना है। और मानने के लिए हमारे पास दो बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, एक होता है 100 और एक होता है 1। तो मैंने मान लिया, आप कुछ भी मान लेना, देखो कुछ भी मान लेना, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 100 मान लिया कि माना हमारे पास टोटल 100 सेवफल है, 100 एप्पल्स है, और हर एप्पल कितने रुपए की है, 1 रुपए की है। तो टोटल कितने की हो जाएगी, टोटल 100 रुपए की हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 100 सेवफले हैं इसमें। अच्छा, एक और लाइन में मिस कर रहा हूं, 20% यातायात पे खर्चा किया गया, तो 100 का 20% तो 20 रुपए होता है। मतलब 100 रुपए की सेवफल खरीदी और लाने में खर्चा हो गया, यातायात पे खर्चा हो गया, मतलब वो सेवफल कितने रुपए की पड़ गई उसको, 120 की। अब आगे देखना, टोटल सेवफलें हैं 100, एप्पल से 100, उसमें से 60%, तो 100 का 60% तो 60 ही होता है। इसे क्रय मूल्य के 50% पे बेचा गया। अब देखो, क्रय मूल्य कितना है, 1 है, 50% लाभ पर बेचा गया। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई चीज 1 रुपए की है और उसे 50% अगर प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो वो कितने रुपए की हो जाएगी, वो 1.5 रुपए की हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई। हर चीज हमने यहां क्या मानी कि हर सेवफल 1 रुपए की है। अगर 50% का लाभ लिया जाए, 50% का प्रॉफिट लिया जाए, तो 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए की तो होगी ना, है ना, क्योंकि 1 रुपए का 50% 50 पैसा, मतलब वो 1.5 रुपए में बिकेगी। तो आपने 60 सेवफलों को 1.5 रुपए में बेचा, मतलब कितने में बेचा, 90 रुपए में। अच्छा, बची कितनी सेवफल, 100 में से 60 गया, बची 40, और इन्हें क्रय मूल्य के आधे पर बेचा, कॉस्ट प्राइस के हाफ पर, क्रय मूल्य के आधे पर बेचा, मतलब कितने में बेचा, 50 पैसे में। तो इनसे कितना पैसा मिलेगा, इनसे आपको 20 रुपए मिलेगा। तो टोटल कितना पैसा मिला, टोटल आपको पैसा मिला 110 रुपए। समझ में आ रही बात, टोटल कितना पैसा मिला आपको, 110 रुपए। तो मुझे ये बात बताओ कि आप लाए थे 120 में, देखो 100 नहीं लेंगे हम, 120 लेंगे, क्योंकि 100 रुपए का खरीदा और 20 रुपए उसको लाने का खर्चा हो गया, तो टोटल हमारे लिए 120 खर्चा है ना। 120 से ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट, 120 से कम मिलेगा तो लॉस। तो 120 का सामान था, गया 110 में, 10 रुपए का नुकसान हो गया ना। तो 10 रुपए का नुकसान हो गया, किस पे हुआ, 120 पे, और गुणा कर देंगे आप किसका, गुणा कर देंगे आप 100 का। 0 से 0 कट गया, और 1/12 का, वैसे तो आपको मतलब देखते से पता होना चाहिए, 8.33%। इतने का यहां पे क्या हुआ है, इतने का यहां पे नुकसान हुआ है। समझ में आ रही है बात, 8.33% का लॉस। ये आपका एकदम फाइनल वाला आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट है। चलो, अब एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार और अच्छे से सुन लो। एक व्यक्ति 100 रुपए में कुछ सेवफल खरीदता है और सेवफलों की कीमत का 20% यातायात पे खर्च करता है। न हमें इस प्रश्न में नंबर ऑफ एप्पल्स, सेवफलों की संख्या दी थी, न उनका क्रय मूल्य दिया था। तो हमने मान लिया कि टोटल 100 सेवफल है और हर सेवफल कितने की है, 1 की। और मानते समय आप कुछ भी मानो, आंसर कभी नहीं बदलता, पर हम हमेशा 100, 1 ऐसी संख्याएं मानते हैं ताकि आंसर ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा ना हो जाए, है ना। तो 100 रुपए की एक एक सेवफल, 100 रुपए की सेवफल थी, मैंने 20 रुपए लाने पर खर्चा कर दिया, मेरे लिए टोटल खर्चा हो गया 120। 60% सेवफल 50% प्रॉफिट पे बेची, 1 रुपए की चीज को 1.5 रुपए में बेचा तो 90 मिलेगा। बचे हुए को आधे मूल्य पे बेचा, मतलब 20 रुपए मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 110। तो 120 की चीज को अगर 110 में बेचेंगे तो कितने का हो जाएगा लॉस, यहां पे 10 का। और हमेशा हम इस पे देखेंगे, 120 पे मुझे 10 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब 8.33% का लॉस यहां पर हुआ। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया है, एक बार जल्दी से यस नो मुझे बता दो, क्लियर है सभी को।
नहीं भाई, 120 का 60% नहीं निकालेंगे। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट सेम टाइप है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। क्लियर है? बस एक ही शर्त है, रोज जितने बजे क्लास हो अगर आप आ जाओगे आपको हर चीज समझ में आएगी, और उन्हीं को मैं सपोर्ट भी करूंगा, क्योंकि बीच में आने जाने वाले लोगों को कोई कुछ नहीं सिखा सकता, है ना। जो सिंसियर है वो टाइम पे आते हैं, और बाकी टाइम पास वाले तो घूमते रहते हैं। यूट्यूब चालू कर लिया, जो लाइव क्लास चल रही वहां गए, उसको तबाही मचाई, फिर कहीं और गए वहां तबाही मचाई। उन लोगों को सिखाना उद्देश्य भी नहीं होता हमारा। जो रेगुलर हैं, जो सिंसियर हैं, वो अलग ही दिख जाते हैं, टाइम पास वाले लोग अलग ही दिख जाते हैं। तो इसलिए भले आपका चेहरा ना दिखता हो, आप ना दिखते हो, पर आपके कमेंट से, आपकी हरकतों से, आपके लिखने के तरीके से समझ में आता है कि आप सिंसियर हैं या आप टाइम पास कैटेगरी वाले हैं, है ना। और भाई मुझे धूम धड़ाका मचाते नहीं आता है ना, एकदम चिल्ला चोट करना और ये करना, वो मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे आता है। शांति से पढ़ाना मैं पसंद करता हूं, अच्छे लोगों को सिखाना पसंद करता हूं, बस इतना सा मेरा उद्देश्य रहता है लाइव आने का। ठीक है, और जो रेगुलर रहते हैं उनके नाम मुझे बहुत अच्छे से याद रहते हैं ना। हाँ, टाइम पास करना भी नहीं चाहिए। एक तो बेरोजगार हो और ऊपर से टाइम पास कर रहे हो, तो बेरोजगार होने के बावजूद अगर टाइम पास कर रहे हो तो फिर उसमें बेरोजगारी की कोई गलती नहीं है। हाँ, सिंसियर हो, रोजगार नहीं मिल रहा है तो एक बार फिर भी मान सकते हैं। सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, तो आप समझ गए होंगे मैं किनको बोल रहा हूं। अच्छा जितेंद्र, हाँ जी, चलो पढ़ लिया क्वेश्चन। अब इधर ध्यान दो। एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है। देखो, उसने कोई बात नहीं करी, कौन सा सामान है, कितने का है, कोई बात नहीं करी। मतलब हम, और देखो मैंने क्या कहा कि अगर नहीं दोगे तो हम कुछ ना कुछ मानेंगे, तो हम अपने हिसाब से मान लेंगे। आगे, गोदाम में आग लगने से उसका 6% माल नष्ट हो जाता है और 24% माल को आधी कीमत पर बेचना पड़ता है। शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो, मैं जनरली इस क्वेश्चन में सजेस्ट करता हूं कि कुछ भी मान लो उसके गोडाउन में पेन रखे थे। कितने पेन रखे थे? तो 100 पेन रखे थे। हर पेन कितने रुपए का था? हर पेन 1 रुपए का था। मतलब उसके गोडाउन में टोटल कितने रुपए का सामान रखा हुआ था? 100 रुपए का था। भाई हमें तो 100 मानना है, कहीं से भी घुमा फिरा के मान ले। क्लियर है? ठीक। गोदाम में आग लगने से उसका 6% माल नष्ट हो गया। अब देखना, यहां से काम चालू होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, उसे वो 30% लाभ पर बेचना चाहता है। भाई उसे तो पता नहीं था कि आग लग जाएगी, उसने सोचा था 30% लाभ पर मैं बेचूंगा। तो मुझे बताओ कि 1 रुपए की चीज को अगर 30% लाभ पर बेचोगे तो क्या इसका मतलब 1.3 होगा, है ना। इस पर वो बेचना चाहता है, मतलब ये उसका आप सेलिंग प्राइस बोल दो या आप इसको मार्क्ड प्राइस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस पे वो बेचना चाहता था। क्योंकि प्रश्न में अंकित मूल्य का यूज किया है तो मैं अंकित मूल्य ले रहा हूं। देखना, कंफ्यूज मत होना। 1 रुपए की चीज है और उसे वो 30% लाभ लेकर बेचना चाहता है। मतलब वो कितने में बेचना चाहता है? उसने सोचा था कि मैं 1 रुपए का पेन है उसे 1 रुपए 30 पैसे में बेचूंगा, ऐसा उसका प्लान था, है ना। लेकिन गोडाउन में आग लग गई। आग लगने से 6% माल नष्ट हो गया। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है। पेन कितने थे? 100। आग लग गई, कितने में आग लग गई? 100 का 6% 6 ही होता है। आग लग गई, कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलना है, 0 मिलना है ना। और 24% माल, तो 100 का 24% कितना होता है? 24। इसे आधी कीमत पे बेचना पड़ा, मतलब इसे 50 पैसे में बेचना पड़ा। मतलब इससे कितने रुपए मिलेंगे? 12 रुपए मिलेंगे। और बचे हुए को अंकित मूल्य पे बेचा गया। तो मुझे एक बात बताओ, 24 और 6 कितना होता है? 30। 100 में से 30 गया तो बचा कितना? 70। इसे अंकित मूल्य पे बेचा, मतलब ये पेन सही सलामत थे और इसे उसने उसी प्राइस पे बेचा जिस पे वो रियल में बेचना चाहता था,
है ना। तो इन्हें वो बेचना चाहता था कितने पे, 1.3 पे, इस पे उसने बेचा। फिर से सुनो, 6% माल तो जल गया, पूरा जीरो हो गया, उससे तो कुछ मिलेगा नहीं। 24 पेन आधी कीमत पे, थोड़े बहुत खराब हुए होंगे तो आधी कीमत पे बेच दिया। तो आधी कीमत मतलब 1 रुपए का आधा, 50 पैसा। और बचे हुए पेन एकदम सही थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उसको उसने उसी रेट पर बेचा जिस पे वो बेचना चाहता था, दैट इज 1.3। तो इससे कितना मिलेगा, इससे मिलेगा उसको 91 रुपीज। ठीक है। अब अगर आपने इनको प्लस किया तो टोटल कितना आएगा, 103 रुपए आएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर यहां पे 103 आ रहा है और उसने देखो सामान कितने का था उसके पास, 100 का, और सबको बेचने पे मिला कितना, 3 रुपए, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ है, 3% का लाभ है। आंसर आएगा आपका ए, है ना। और कई लोगों ने यह आंसर पहले ही दे दिया था। ओके भाई, समझ में आया। पूरा खेल जो है बस इस 1.3 का था, जिसको कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि वो 1 रुपए का पेन 30% लाभ मतलब 30 पैसे लाभ, 30 पैसे लाभ मतलब 1.3 में बेचना चाहता था। बस ये मेन मॉरल है इस क्वेश्चन का। ओके है। अच्छा भाई, थैंक यू सचिन। हाँ जी, टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। पूरा क्लियर, ऑल ओके, ऑल डन। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लो। ये तो बहुत आसान है, इसमें हाई लेवल जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, आगे आंसर देखो। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया। आपको पता है हर चीज की वैल्यू, हर चीज की प्राइस होती है 100 रुपए। 5% लाभ पर बेचा गया मतलब कितने पर बेचा गया, 105 पर, है ना। ये इसका क्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो ठीक है, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दो, कितने का हो जाएगा, ये 315 का हो जाएगा, है ना। 315 का हो जाएगा तो कितने का लाभ होगा, तो 100 रुपए की चीज को अगर 315 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 215 का। बस इतना सा करना था इसमें, ऑप्शन सी। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दो, कर दिया, 215% का लाभ। करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है। ओके, सिंपल था। आगे बढ़ जाते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पढ़िए आप इसको। पढ़िए, फिर मैं इसका आपको तरीका बताता हूं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्टकट में। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन। ठीक है भाई, मेंसुरेशन करा देंगे। हाँ जी, श्याम जी पहचान गए तुम्हें। चलो, पढ़ लिया क्या क्वेश्चन। ठीक है जितेंद्र, ठीक है।
टाइम एंड डिस्टेंस सुमन पढ़ा दिया है, पहले ही पढ़ा दिया है, एक बार देखो आप प्लेलिस्ट में। टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एज, ये सब पढ़ा चुका हूं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देखो तो। अच्छा हर्ष, चलो देखो भाई, एकदम आसान तरीके से इसको भी समझते हैं, है ना। ऐसा आज के जमाने में होता नहीं है, पर क्योंकि मैथ से प्रश्न है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हम समझते हैं। एक नौकर को 1 वर्ष का भुगतान और एक शर्ट दिया जाता है। 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपए है। नौकर 10 महीने बाद काम छोड़ देता है और उसे 350 रुपए और उसी कीमत का शर्ट दिया जाता है। उस शर्ट की कीमत बताइए। देखो, बोलना ये चाह रहे हैं कि भाई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज किसी की सैलरी है, किसी की रोज की सैलरी है 100 रुपए और उसने 20 दिन काम किया, तो कितना बन गया उसका? 2000 रुपए बन गया। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें ना 1500 रुपए दूंगा और एक 500 रुपए की बहुत बढ़िया शर्ट दूंगा। तो 1500 रुपए मैंने दिए और बाकी उसको क्या करा? एक शर्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन वो जल्दी काम छोड़कर चला गया, उसको अच्छा नहीं लगा, नहीं सर मुझे तो पूरा पैसा चाहिए। मैंने कहा नहीं, शर्ट तो मैं देकर रहूंगा। उसने पहले ही काम छोड़ दिया, तो मैंने शर्ट उसको तब भी दिया। तो शर्ट की जो कीमत है 500 रुपए, वो तो वही की वही है, पर सैलरी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे पहले इसका ट्रिकी तरीका बताता हूं। 12 महीने की सैलरी कितनी है? 12 महीने की सैलरी है कि भाई, एक तो आपको 500 रुपए मिलेंगे और आपको एक शर्ट मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप 10 महीने काम करोगे, 10 मंथ्स तक काम करोगे, तो आपको कितना मिलेगा? आपको 350 रुपए मिलेंगे, लेकिन शर्ट तो अभी भी मिलेगी, है ना। तो देखो, शर्ट की प्राइस तो सेम है, शर्ट जो है वो तो उतना का उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन आप यहां पे देखिए कि यहां पे कितने महीने का फर्क आया? यहां पे 2 महीने का फर्क आया। इसी कारण यहां कितने रुपए का फर्क आ गया? यहां 75 रुपए 150 रुपीस का फर्क आ गया। मतलब 2 महीने की सैलरी उसकी 150 रुपए है। मतलब हर महीने उसकी जो सैलरी बनती होगी वो कितनी बनती होगी? 75 रुपीस। ओके है। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर लो। अगर आप यहां देखेंगे, 1 महीने की सैलरी अगर 75 रुपए है, तो आप चाहो तो 12 से गुणा कर दो, चाहो 10 से कर दो, किसी से भी कर दो। 1 महीने में अगर वो 75 रुपए कमाता है, तो 10 महीने में कितना? तो वो 10 महीने में टोटल कितना कमाएगा? 750। उसको मिलना कितना चाहिए था कायदे से? 750। पर हमने उसे केवल 350 रुपए दिए। मतलब जो उसको शर्ट दिया गया वो कितने रुपए का था? वो शर्ट उसको जो मिला है वो 400 रुपए का मिला है। ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा? ए वाला। बताइए जल्दी से, क्लियर है ना। सिंपल हमने क्या किया, 2 महीने का फर्क आया, इसलिए उसकी सैलरी 150 रुपए कम हो गई। सो 2 महीने में अगर 150 रुपए कम हो गए, तो हर महीने उसको कितना मिलता होगा? 75। देखो फर्क यहां पड़ा, शर्ट के प्राइस तो सेम था, शर्ट तो उसको मिलना ही है, तो उसको फर्क यहां मिला। 2 महीने से 75 रुपए 150 रुपए कम हो गए। मतलब हर महीने उसको कितना दिया जाता होगा? 75। 1 महीने का 75, तो 12 महीने का 12 से गुणा करोगे तो भी हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो भी हो जाएगा। तो 10 महीने की सैलरी 750 बननी थी, लेकिन हमने उसे 350 रुपए दिए। मतलब उसको जो शर्ट दिया है वो कितने रुपए का है? 400 रुपए का है। बताइए, समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके, एकदम क्लियर। हाँ जी। और देखो ये वाली मेथड कौन सी है? इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। फिर एक, जिनको दिमाग लगाना पसंद नहीं है उनके लिए फिर एक्स वाला तरीका वैज्ञानिक खोज कर गए हैं, है ना। गणितज्ञ लोग एक्स वाला तरीका निकाल के गए, उनके लिए वो बता देंगे। अभी एक्स लगाओ, दिमाग लगाना नहीं पड़ता, आपको पता नहीं क्या कर रहे हो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो वो तरीका भी मैं बता देता हूं, ठीक है। मुझे लगता है आपको इससे करना चाहिए, पर अगर इसमें आपको लग रहा है कि सर इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो फिर आप ऐसे करो, किताबों वाला तरीका करो। क्या है किताबों वाला तरीका? 500 रुपए प्लस एक शर्ट मिलता है, ये उसकी 12 महीने की सैलरी है। और अगर वो 10 महीने काम करेगा तो 350 रुपए प्लस एक शर्ट मिलेगा, ये उसकी 10 महीने की सैलरी है। इसको सॉल्व कर लो, सीधा शर्ट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल होगा ये 6 बार, 2 से कैंसिल होगा ये कितनी बार? 5 बार। 5 का गुणा इधर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2500 प्लस एस।
इसका गुणा अगर 6 में करोगे तो 35 70 2100 2100 प्लस 6s, ये आपका 5s है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अब ये मत पूछना कैसे करते हैं। तो 6s में से 5s गया, s आ गया, 2500 में से 2100 गया, ये 400 रुपए आ गया, तो शर्ट की कीमत कितनी आ गई 400। ये आपका किताबों वाला तरीका हो गया। कई लोगों को ये अच्छा लगेगा सर इसमें जल्दी हो गया, ठीक है, वो भी जल्दी है। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो सारे तरीके अच्छे होते हैं, और कैलकुलेशन ही अगर डब्बा गोल है तो फिर आप कोई भी तरीके से करो, टाइम सब में लगना है ना। सो जस्ट अपने कैलकुलेशन पे काम करो, बाकी सब चीजें तो अच्छी है ही। बता दो भाई जल्दी से, समझ में आ गया? ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको लगे उससे कर लेना, है ना। और इसका कारण क्या है, हमने 12 महीने का भाग और 10 महीने का भाग देकर दोनों को बराबर क्यों रखा? क्योंकि उसकी पर मंथ की सैलरी तो बराबर है ना। 500 रुपए प्लस शर्ट की कीमत को अगर 12 से भाग दोगे तो एक महीने की सैलरी आएगी। 350 और शर्ट को जोड़कर 10 महीने से भाग दोगे तो एक महीने की सैलरी आएगी। तो सैलरी तो एक महीने की आएगी कैसे भी करोगे, इसलिए दोनों को हमने क्या करा है, इक्वल करा है, दोनों को बराबर करा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको करिए। ये क्वेश्चन तो करना आता होगा आप में से लगभग सभी को करना आता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको और बता दूंगा अभी। करिए इसको। हाँ सुमन, विनर्स की ऐप पे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। विनर्स की ऐप पे आपको दिल्ली पुलिस, जेल प्रहरी, इसके अलावा बैंकिंग का फाउंडेशन बैच, रेलवे का बैच, मेरा मैथ्स का फाउंडेशन बैच, सब आपको उसमें मिल जाएगा। आप विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। ओके भाई, बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने 80 आंसर दिया है बिल्कुल अच्छी बात है, सही आंसर है आपका 80। कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको ऑप्शन से कर लो या फिर आप इसको मेथड से कर लो, है ना। समझदार लोग इसको ऑप्शन से करते हैं और ज्यादा समझदार लोग इसको मेथड से करते हैं। तो पहले ज्यादा समझदार लोगों वाला मेथड बताता हूं। जितने रुपए की चीज है उस पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट लेकर अगर जोड़ दिया जाए तो 144 आएगा, है ना। तो x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 144, और इसके आगे आपको करना आता ही होगा, है ना, और नहीं आता है तो करना भी मत। तो मेरा सजेशन है कि इस तरीके से मत करना, इसको बेस्ट आप ऑप्शन से करना, और आप एक बार ये पैटर्न पकड़ लोगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या करना है आपको इसमें, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कोई चीज 40 रुपए की है, तो मैं उसे उतने रुपए में ही बेचूंगा जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसका प्रॉफिट लेकर। मतलब मुझे प्रॉफिट कितना लेना है, जितना उसका प्राइस है। तो अगर कोई चीज 40 रुपए की है तो मैं 40 पर 40% का प्रॉफिट लूंगा, है ना। तो ये कैंसिल होगा और कितना आएगा 16, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा, 56 में बेचा जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखो, अगर कोई चीज 30 रुपए की है तो उस पे प्रॉफिट भी 30%, 30% का ही लिया जाएगा। मतलब उसे कितने में बेचा जाएगा, उसे बेचा जाएगा 39 में। यह क्वेश्चन में पूछने का मतलब है घड़ी का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत बराबर है। मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंट हम वहां पर लेने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, उठाओ पहला ऑप्शन 80, और 80 में 80 का 80% प्रॉफिट और ऐड करेंगे। तो अगर आपने इसको ऐड करा तो ये आएगा आपका 64, 64 इसमें जुड़ा, मतलब आप कितने में बेचोगे, 144 में। ये आपका एकदम सही आंसर है क्योंकि 144 ही लाना था, तो आपका पहला वाला ऑप्शन ही सही निकल गया। ऑप्शन से करोगे कुछ भी नहीं है। 80 दिखा मतलब 64 जोड़ना है, 50 दिखा मतलब 25, 70 दिखा तो 49, 60 दिखा तो 36 जोड़ना है, तुरंत आंसर आ जाएगा बिना ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, आया समझ में। तो इससे करना अच्छा लगता है तो इससे कर लो, और नहीं तो ऑप्शन वाली मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका करो, इसको करो जरा एक बार। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब
वैसे तो कुछ एग्जाम्स में ये मेंस में आता है, कुछ में प्री में आता है, पर जनरली ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको भी सिखाता हूं, जस्ट आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो बस, फिर मैं बताता हूं। पढ़ लो जल्दी से अच्छे से बस, ठीक है। चलो देखिए, मैं आपको इसका एकदम इजी सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, कई लोगों के ऊपर से जा सकता है एक बार में, तो फिर दूसरी बार और समझना आ जाएगा समझ में आपको, है ना। तो यहां ध्यान दें सब लोग अच्छे से। राकेश अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश क्रय मूल्य पर करता है। उनके लाभ में 100 रुपए का अंतर है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ प्रतिशत 25% हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पे सबसे पहला खेल है इस 25% का। दोनों लोगों को 25% का प्रॉफिट होता है, पर एक बोलता है कि मैं अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करूंगा, है ना। और दोनों को प्रॉफिट कितना होता है 25% का। तो बहुत ध्यान से सुनना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो हम दोनों का केस लेते हैं। एक कौन है आपके पास, राकेश, ठीक है, ये राकेश हो गया, इधर इसका कॉस्ट प्राइस, इधर इसका सेलिंग प्राइस। और एक हो गया कौन आपका, रमेश, है ना, राकेश और रमेश। तो ये राकेश हो गया और एक रमेश हो गया, है ना। राकेश अपना कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन करता है, मतलब वो ईमानदारी से 4 रुपए पे 1 रुपए कमाता है, मतलब 4 की चीज को कितने में बेचता है, 5 में। रमेश बोलता है, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया क्या, राकेश विक्रय मूल्य पे करता है, ओके, राकेश विक्रय मूल्य पे करता है तो, और रमेश क्रय मूल्य पे करता है, मतलब रमेश 4 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, मतलब कितने में बेचेगा, 5 में। अब देखो, रमेश बोलता है, क्या कर रहे हैं राकेश, अरे यार सही लिखा था क्या, अच्छा इन्होंने इधर उल्टा लिख दिया है। चलो पहले हम रमेश को लिख लेते हैं क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस वाला है, फिर राकेश को लिख लेते हैं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो रमेश क्रय मूल्य पे करता है, क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, 4 की चीज को कितने में बेचेगा, 5 में। अब विक्रय मूल्य को ध्यान से समझना, राकेश बोलता है कि मैं अपना कैलकुलेशन किस पे करूंगा, मैं अपना कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करूंगा, मतलब मैं 4 रुपए में बेचकर 1 रुपए कमाता हूं, मतलब वो कितने में खरीदता होगा, 3 में। ये बात समझ में आई, है ना। अंतर 1 का आएगा, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे और ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे, है ना। ये एकदम नया कंसेप्ट है, आपने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं करा है पूरे इतने क्वेश्चंस में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये बोलेगा कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं 4 पर, 4 पर 1 रुपए कमाएगा, मतलब कितने में बेचेगा, 5 पे। राकेश बोलता है कि मैंने 4 रुपए में 1 रुपए कमा लिया है, मतलब उसने खरीदा कितने में होगा, 3 में। आ रही बात समझ में, बताइए जल्दी से, ठीक है। रमेश क्या बोलता है कि मैं 4 रुपए पर 1 रुपए कमाऊंगा, मतलब 4 की चीज को कितने में बेचूंगा, 5 में। राकेश बोलता है कि मैं विक्रय मूल्य पे गणना करूंगा, मतलब मैंने 4 रुपए पर 1 रुपए कमाया, तो 4 पर 1 कमाया, मतलब खरीदा कितने में होगा, 3 में खरीदा होगा, ठीक है। इतना अगर आपने समझ लिया, आपका काम हो गया। यहां पर आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व करी हो तो यहां लिखा हुआ है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो मुझे इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 5 से। और अब देखना जरा क्या होता है। अब होगा ये कि 4 का गुणा 4 में होगा 16, 4 और 5 होगा 20, 5 और 3 होगा 15, 5 और 4 होगा 20, हो गया दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो ये 16 रुपए की चीज को 20 में बेचता है, मतलब इसका रियल प्रॉफिट कितना है, 4, इसका प्रॉफिट कितना है, 5। तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, ये 4 रुपए कमाता है, ये 5 कमाता है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, जबकि वास्तव में डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो अगर 1 की वैल्यू 100 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेलिंग प्राइस जितने में दोनों चीजें बेची जा रही हैं वो कितना है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज ₹2000, 2000 रुपए। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा देखो लेवल का क्वेश्चन है, कई लोगों के ऊपर जा सकता है कि सर कैसे हुआ, ये कहां से आया, वो कहां से आया। थोड़ा सा मैं आपको एक बार और समझाता हूं, आप एक बार देखना, ठीक है। ओके,
शब्दों पे आपने ध्यान दिया, कितने लोगों को समझ में आ गया ये मुझे बता दो, है ना। फिर से देखो, देखो रमेश बोलता है कि मैं 4 रुपए पर एक कमाऊंगा, तो 4 की चीज को 5 में बोलूंगा, बेचूंगा। राकेश बोलता है कि मैं तो 4 में ही बेचूंगा और उसमें एक कमाऊंगा, मतलब 4 की चीज वो खरीदा कितने में होगा, 3 में खरीदा होगा। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था, तो 4 का गुणा 5 का गुणा किया। 16 की चीज को 20 में बेचा, 4 कमाया। 15 की चीज को 20 में बेचा, 5 कमाया। कितने का डिफरेंस है, 1 का। और जबकि रियल में डिफरेंस कितने का है, रियल में डिफरेंस है 100 का। तो अगर 1 की वैल्यू 100 है तो उन्होंने पूछा है, अब देखो इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते थे। वो बोलते कि रमेश का क्रय मूल्य निकालो, मतलब रमेश का क्रय मूल्य क्या था, तो आप 16 से गुणा करते। राकेश का क्या था, पर उन्होंने बोला विक्रय मूल्य बताओ, तो हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया। 20 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ओके है, ठीक है। तो बस आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है। और मैंने कहा है कि ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से जो एसएससी मतलब सीजीएल मेंस की हम बात करें या सीजीएल प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बैंक के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से लेवल के आते हैं। ठीक है, मजा आया। चलो भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको आज की सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी, सारी बातें एकदम क्लियर होंगी। और अगर आप जेल प्रहरी का, दिल्ली पुलिस का, रेलवे का, एनटीपीसी ग्रुप डी का या फिर बैंकिंग फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर सारे बैचेस चल रहे हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके नोट्स आप अपने टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, जो मैंने आपको रोज दिखाया है। आप बोलोगे तो एक बार और दिखा देता हूं। तो इस पे आप चले जाना, यहां पे नोट्स आपको पुरानी क्लासेस के भी मिल जाएंगे और ये वाले भी मिल जाएंगे, तो इसको आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके है, चलो तो कल वापस हम मिलते हैं। कल वापस मिलेंगे हम लोग 6 बजे, और इसके आगे फिर कल और थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास 7 बजे से है, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9:30 लगातार है, तो मुझे एक 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए। उसके बाद फिर मेरा कंटिन्यू 2.5 घंटे का सेशन होता है विनर्स की ऐप पर। तो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए सब लोग अपना, टेक केयर, गुड नाइट।